एपिसोड 7। लैन जू को खून की गंध आई और उसने लिन हुआन हुआन का पीला चेहरा देखा। उन्होंने तुरंत कहा, जल्दी इसे बिस्तर पर लिटाओ। बाई डी ने लिन हुआन हुआन को नीचे उतारा और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। लैन जू ने पूछा, घाव कहाँ है? बाई डी लिन हुआन हुआन के शरीर पर छिपी पोशाक को फाड़ने ही वाली थी, तभी लिन हुआन हुआन ने पोशाक को कसकर पकड़ लिया और बाई डी के हाथ से बच गई। वह शर्मा गई। मैं वास्तव में आहत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा बहुत खून बह गया है, उसने उसे धीरे से सहलाते हुए कहा। यदि आप समय पर रक्तस्राव नहीं रोकते हैं तो आप मर जाएंगे। कृपया, क्या आप ओझा को अपना घाव देखने दे सकते हैं? ये केवल एक नजर है। वह उन्हें नीचे कैसे देखने दे सकती थी? वह एक नजर भी देखने की इजाजत नहीं दे सकती थी। लिन हुआन हुआन को नहीं पता था कि बाई डी ने उस पर विश्वास करने से इनकार क्यों किया। वह केवल बूढ़े जादूगरनी पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकती थी। शर्माते हुए उसने समझाया, मेरा शरीर इसी तरह काम करता है। मुझे महीने में कुछ दिन रक्तस्राव होता है, लेकिन इसका मेरे स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ दिनों के बाद खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। 20 साल तक जीवित रहने के बाद ये पहली बार था जब उसने किसी को मासिक धर्म के बारे में बताया था, और वह इसके बारे में 2 आदमियों से बात कर रही थी। वह कितना शर्मनाक था। लैन झू आश्चर्यचकित दिखे। क्या सचमुच ऐसी कोई जादुई चीज होती है? क्या आपकी जाति की सभी महिलाएं ऐसी ही हैं, या आप ऐसी अकेली महिला हैं? हर कोई ऐसा ही है। लैन झू ये पूछने से खुद को नहीं रोक सका, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस जाति के हैं? लिन हुआन हुआन चुप रहने से पहले काफी देर तक चुप रही। मैं मानव हूँ। इस बिंदु पर वह वास्तव में नहीं जानती थी कि अब इसमें कैसे उलझना है। वह सच भी बता सकती है। एक मानव? मैंने केवल वानरों के बारे में सुना है, कभी इंसान नहीं। लिन हुआन हुआन ने एक पल के लिए सोचा। ईमानदारी से कहूं तो मनुष्य और वानर एक ही वंश से हैं। वे सभी प्राइमेट थे, उन्हें उसके दूर के रिश्तेदार के रूप में स्वीकार करना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। लैन जू ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने लाल फलों का एक थैला निकाला और लिन हुआन हुआन के हाथ में रख दिया। ये लाल जामुन हैं और वे रक्त की पूर्ति करते हैं, आप स्वयं उनकी सहायता करें। लिन हुआन हुआन ने मीठी मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद। हालांकि उसका शरीर जानवरों की खाल में कसकर लिपटा हुआ था, लेकिन उसका पूरा चेहरा खुला हुआ था। उसके गोरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके मुंह के कोनों पर एक जोड़ी डिंपल दिखाई देने लगे। उसकी साफ और चमकीली आंखें इतनी शांत और कोमल लग रही थी मानो उनमें परी झील का पानी भर गया हो। थी भला की खूबसूरत। लैंग जू की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। ऐसी सुंदर स्त्री सचमुच दुर्लभ थी। इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह थी कि वह एक अच्छे व्यक्तित्व की मालिक भी लगती थी। उसमें अन्य महिलाओं जैसा अहंकार और स्वेच्छाचारिता नहीं थी। लैंग जू के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। शुआंग युन को उसे क्यों नहीं मिलवाया गया? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह काम करेगा। हालांकि उन्होंने बेफिक्र होने का नाटक करते हुए लिन हुआन हुआन से कहा, हालांकि आपने कहा था कि आप घायल नहीं हैं, फिर भी आपको यहाँ रहना होगा ताकि हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। मैं कल सुबह आऊंगा और आपके स्वास्थ्य का जायजा लूंगा। लिन हुआन हुआन अपना मन नहीं बना सकी। उसने बाई डी की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? बाई डी वुल्फ जनजाति में लंबे समय तक रहने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लिन हुआन हुआन का स्वास्थ्य किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। उसने लिन हुआन हुआन के चेहरे को छुआ। आप यहाँ शांति से रह सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। लिन हुआन हुआन ने एक लाल बेरी खाई। ये खट्टा और मीठा था। ये बहुत स्वादिष्ट था। उसने एक को अपने होठों से लगा लिया। तुम्हारे पास भी कुछ है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। यह आपके लिए है। आप आहत हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए इन जामुनों की आवश्यकता है। मैं घायल नहीं हूँ, आप ही वह व्यक्ति हैं जो वास्तव में घायल हुए हैं। लिन हुआन हुआन ने अपनी बाहों पर लगे घावों की ओर इशारा किया और गंभीरता से उसकी ओर देखा। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। उसे मना करने में असमर्थ, बाई डी ने एक लाल बेर खाया और खाने से इनकार कर दिया। उन दोनों की प्रेमपूर्ण उपस्थिति को देखते हुए लैंग झू लिन हुआन हुआन को शुआंग यू को मनाने में मदद करने के लिए और भी अधिक दृढ़ था। ऐसी प्यारी स्त्री दुर्लभ थी। यदि शुआंग युन ने उसे याद किया तो उसे निश्चित रूप से जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। अपने खून के रिसाव की समस्या को हल करने के लिए लिन हुआन हुआन ने अपने लिए अंडरवियर बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसका कौशल बहुत खराब था और उसके द्वारा बनाए गए अंडरवियर बिल्कुल भी पहने नहीं जा सकते थे। अंत में बाई डी ही थी जो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसे अंडरवियर का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। जानवरों की खाल से बना अंडरवियर उसके कूल्हों के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे उसका निचला भाग और भी अधिक गोल और सुडौल दिख रहा था। विरोध करने में असमर्थ, वह आगे बढ़ा और उसे छू लिया। आपको शोभा देता है। लिन हुआन हुआन ने अपने अंडरवियर को ढकने के लिए जल्दी से अपनी पोशाक नीचे की और लाल चेहरे के साथ पीछे हट गई। दुर्भाग्य से यहाँ कोई सैनिटरी नैपकिन नहीं था, इसलिए उसे अपने अंडरवियर को पैक करने के लिए एक नर्म पानी सोखने वाले पत्ते का उपयोग करना पड़ा। हालांकि यह असुविधाजनक था, वह अभी के लिए ही ऐसा कर सकती थी। अल्पविराम। अगली सुबह शुआंग यून उठा ही था कि उसने अपनी मां को कई पुरुषों के साथ उलझा हुआ देखा। अभद्र शब्दों के साथ मिश्रित तीव्र हौंफने से शुआंग यून को उल्टी करने की इच्छा हुई। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि चेहरे पर झुर्रियों वाली फूहड़ महिला उसकी जैविक मां थी। उसके गंदे शरीर से बाहर निकलने के विचार मात्र से ही उसे अपना मांस खुद से नोच कर फेंक देने की इच्छा हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के शुआंग यून जाने के लिए मुड़ा। वह तब तक धीमा नहीं हुआ जब तक कि अप्रिय कराहें उसके पीछे नहीं छूट गईं, लेकिन वह अभी भी बहुत बुरे मूड में था। शुआंग यून जनजाति में लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहा। जब वह वापस होश में आया तो उसने खुद को पुराने जादूगर के पत्थर के घर के सामने पाया। पूरी जनजाति में केवल यही स्थान शांत माना जाता था। उसने बूढ़े जादूगरनी के घर में बैठने के इरादे से दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि एक युवा मादा जानवर की खाल में लिपटी हुई जमीन पर बैठी है। वह कुछ ढूंढ रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह आगे बढ़ा, महिला की कलाई पकड़ ली और उसे अपने पैरों पर खींच लिया। तुम्हारी यहाँ आने और चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन हुआन हुआन इस आदमी से चौंक गया जो अचानक अंदर आया।
उसने चकित होकर उसकी ओर देखा। मेरे लाल जामुन जड़ी बूटियों में गिर गए। मैं बस उन्हें ढूंढ रहा था। मैं कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके सामने वाला आदमी बहुत सुंदर था। उसके छोटे चांदी के बाल उसे अहंकारी बनाते थे और उसके क्रोध के कारण उसकी गहरी आंखें तेज हो जाती थीं। उसे उसके स्पष्टीकरण पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। अपना बचाव करने की कोशिश मत करो। तुम चोर हो। आप जैसी महिलाएं सोचती हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप बच्चे पैदा कर सकती हैं, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आप घृणित हैं। यहाँ तक कि मिट्टी की मूर्ति में भी गुस्सा हो सकता है और लिन हुआन हुआन को अंततः गुस्सा आ गया। उसने उस आदमी को गुस्से से देखा। मैं चोर नहीं हूँ। यदि तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगा। श्वांग यू ने व्यंग्य किया। आगे बढ़ो और चिल्लाओ। मैं जानता हूँ कि तुम एक महिला हो। जब तक आप चिल्लाते हैं अनगिनत पुरुष आपकी रक्षा के लिए दौड़ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहे वह कर सकते हैं। वुल्फ जनजाति के नेता के रूप में मैं कभी भी किसी को वुल्फ जनजाति से चोरी करने की अनुमति नहीं दूंगा, भले ही आप एक महिला हो। लिन हुआन हुआन इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। बाईडी ने कल रात जल्दी में वुल्फ जनजाति को छोड़ दिया था। उसने अपना कपड़े का थैला गुफा में छोड़ दिया था और इसलिए वह उसे लेने के लिए वापस चला गया था। उसे संदेह था कि वह कभी भी वापस आएगा, इसलिए उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता खोजना होगा। लिन हुआन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और अचानक अपने पीछे देखा। चुड़ैल डॉक्टर, क्या हुआ? श्वांग यून तुरंत दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा। इस समय लिन हुआन हुआन ने छलांग लगाई और उसकी ठुड्डी पर हाथ मारा। श्वांग यून एक कदम पीछे खिसक गया। उसने अपनी ठुड्डी ढंक ली और अपने सामने महिला की ओर घूर कर देखा। तुम्हारी मुझ पर छींटाकशी करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से कहा। तुम घृणित महिला।